बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा साथियों। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी बच्चों का। और इसी तरीके से साथियों आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वनडे के नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 का करवाया जा रहा है। आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 करवाया जा रहा है। साथियों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1। इस कोड का आप इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं और जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या है अभी 101 ABHI 101, इस कोड का जैसे आप इस्तेमाल करेंगे 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। साथियों अगर बात करें अनअकैडमी की छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में, आप सभी स्टूडेंट्स प्लस का अगर कोर्स लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथियों आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस कोर्स भी ले सकते हैं और अभी 101, और आप इसी कोड का इस्तेमाल करके आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं अभी 101। साथियों इसी तरीके से आप लोगों को मैं बताना चाहूँ अगर प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स तो आप सभी बच्चों को मैंने बता ही दिया है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए और मैं बताना चाहूँ, ये आपके बेनिफिट्स देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये 4 बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को प्लस में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो इन 4 बेनिफिट्स के साथ ही साथ आपको आइकॉनिक में ये अदर बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आप लोग पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बक्स बाउंटी अवेलेबल है। अगर कुछ भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर स्किल पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आपके पास अपकमिंग स्पेशल्स अवेलेबल है जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए और आप ICT के लिए जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस बिल्कुल मेरा देख सकते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और आपके लिए ऐसे ही आपके नए नए बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप चाहे विजेता बैच जैसे लाइफ साइंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रहार बैच जो कि कंप्लीट आपका फिजिकल साइंसेस पे CSIR UGC नेट की जो भी बच्चे जूनियर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इन टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आशिमा नेगी मैम, सौम्या सिंह मैम आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मैनेजमेंट का करवा रहे हैं, जो भी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट या 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो आप जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। 7 मार्च से आप लोगों का ये एंगेज बैच लॉन्च हो चुका है जो कि सोशियोलॉजी और कंप्लीट कोर्स पेपर 1 के लिए करवाया जा रहा है। इम्पैक्ट बैच है जो कि 2 मार्च से और कंप्लीट पेपर 1 कॉमर्स करवाया जा रहा है। अचीवर्स बैच है जो कि 6 मार्च से और लॉ और पेपर 1 है। तो और एलिवेट बैच है जो कि कॉमर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है आपके तलवीर सर और नवीन शेख सर के साथ। अल्टीमेट बैच है जो कि आपका कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है तलवीर सर और नवीन शेख और डॉक्टर मुकेश कुमार सर के साथ। अकॉम्प्लिश बैच है जो कि कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है, 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नाइट बैच है जो कि कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये जितने कोर्स आपने देखे अभी तक, जितने कोर्स बैचेस आपको मैंने दिखाए, ये इनमें से आप कोई भी बैच आप लोग अपने मतलब जो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ज़रूरत है बस इस कोड का इस्तेमाल करने की, दैट इज़ अभी 101। आपके सामने ये वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस शो हो रहे हैं। ये आपके पास जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, ये आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप इनका यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। आई थिंक हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस आई होप कि मैंने करवा दिया था आप लोगों को। टू हेल्प द स्टूडेंट गेटिंग जॉब्स, नहीं इसमें से नहीं करवाया था आप लोगों को, दूसरे PDFs आई होप करवाया था मैंने। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं बाई चांस, ठीक है, बट इसमें से आपको मैंने क्वेश्चन शायद इस PDF से नहीं करवाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे वांछनीय परिणाम कौन सा है?
increase in the students achievement, increase in the level of independent thinking of students, या higher percentage of result, या increase in the number of students who opt for the subject। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आपका सबसे ज़्यादा वांछनीय परिणाम कौन सा होता है आपके हायर एजुकेशन के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अचीवमेंट हो सके या फिर बढ़ सके, या फिर आपका इंडिपेंडेंट बच्चे आज़ादी तरीके से, पूरी तरीके स्वतंत्र तरीके से आपकी उनकी सोच बढ़ सके, और सोच में वो जिस तरीके की अपने अंदर सोच लेकर आना चाहते हैं उसमें उनको पूरी आज़ादी हो। हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट का परसेंटेज निकल कर आए, या फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट। तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे अपने अंदर सोचने की क्षमता लेकर आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे एक एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं हम ये चीज़ कि बच्चा एक जो है प्रैक्टिकली एनालाइज कर रहा है, और प्रैक्टिकली एनालाइज करना ही एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है उसके लाइफ में, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो उसी तरीके से सीख पाता है। देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एक अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जब हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हम अपनी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, और वो भी इंडिपेंडेंटली तरीके से। और जितने इंडिपेंडेंटली तरीके से हम एनालाइज कर पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी थिंकिंग स्किल भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आउटकम होता है हायर एजुकेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आई होप से सभी बच्चों को टाइमिंग पता होगी मेरी क्लास की। आप लोगों की अभी ये जो क्लास चल रही है, देखो भाई, आप लोगों की 8 बजे भी चलती है क्लास, ठीक है, 9 बजे भी चलती, 8 बजे 8 PM पर, और आपका 12 PM पर आप लोगों की क्लास चलती है। ठीक है, चलो, बुक कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज प्रोवाइडेड। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं बशर्ते, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, मुझे अच्छे से याद है, वो कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक सार के रूप में होना चाहिए, मतलब एक समरी के रूप में, या कंटेंट इलस्ट्रेटिव होना चाहिए, एक उदाहरण के तौर पे होना चाहिए, या फिर मीडियम उसका हिंदी होना चाहिए, जिस वे में लिखा हो वो हिंदी मीडियम में लिखा हो, या उसका जो कंटेंट है वो प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट, एक अच्छे प्रिंट के साथ उसको प्रस्तुत किया जा सके। तो क्या आपका आंसर सही हो जाएगा? इलस्ट्रेटिव, एक उदाहरण तौर पे होना चाहिए। मतलब क्या, आपको कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए, देखो प्रिंटेड वाले आंसर मत करना भाई कि अच्छे कंटेंट प्रिंट होना चाहिए। एक मतलब एक जो वो होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, कोई भी बुक है या फिर कोई भी कंटेंट है, बस ऐसे समझिए, कंटेंट अब वो बुक में भी हो सकता है और किसी एक आपका PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि आपका कोई भी अगर कंटेंट, आज आपका इसका आंसर ए नहीं, बी नहीं होगा, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ए। ठीक है, ए, इसका आंसर ए होगा, बाय मिस्टेक बी हो गया है। वो कंटेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, अगर वो कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट रहता है, एक सार के रूप में होता है, तो कहीं ना कहीं हम उस तरीके से उसको हम समझ पाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़े बुक हैं, है ना, अब आप लोग जैसे गीता पढ़ते हैं, गीता, ठीक है, अब गीता इतनी मोटी बुक है कि शायद वो किसी के पढ़ने, सॉरी, गीता जो इतनी मोटी बुक है, आप उसको शायद भागवत गीता कोई रेगुलर बेसिस पे ना पढ़ पाए, परंतु अगर उसका एक सार आता है, एक गीता का सार करके एक बुक भी आता है जो कि मैंने पढ़ी, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक गीता का सार है, गीता का सार इस नाम से एक बुक आता है, जिसमें आपको कंप्लीट गीता का क्या स्रोत है बताने का, गीता क्या बताना चाहता है, क्या इंसान को सिखाना चाहता है, एक ह्यूमन लाइफ में क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ को समझाने के लिए उस गीता के सार का एक बुक लिखी गई है, जिसमें आपको कंप्लीट गीता का एक पूरा स्रोत समझ में आ जाएगा। और कोई भी बात करेगा अगर गीता के ऊपर, तो हो सकता है आप वो कुछ उनको क्या बोलते हैं, दोहे नहीं बोल पाए, परंतु आप उन दोहे का मतलब, या फिर ये कहें उस गीता का एक्चुअल क्या मतलब है, क्या कंक्लूजन है, वो आप बता सकते हैं। तो ये क्या है, कंटेंट किसी भी तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट वे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा शिक्षण किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है? गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, या मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास।
समझिएगा क्या लिखा है। एक अच्छी जो टीचिंग है, अच्छा शिक्षण जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से किसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो क्लास में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बहुत गजब की पढ़ाई हो रही होगी भाई क्लास के अंदर, या टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा होगा। या हम ये कहें कि भेदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो अलग अलग ज़्यादा हैं। मतलब मान लीजिए चाहे वो माइनॉरिटी के हुए, चाहे वो किसी भी आपके कास्टिज्म के अगर ऊपर बात करें उस पर भी हुए कि अलग अलग कास्ट के बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं, मतलब हर लोग इनको पसंद करते हैं टीचर को। या फिर मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, या फिर हम ये कहें कि एक थोड़ा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा वो एक मीनिंगफुल पूछा जा रहा है, मतलब एक मतलब है उसका कुछ पूछने का, ठीक है। या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, एक बच्चा मतलब बहुत साइलेंट रहे क्लास के अंदर, सी। तो आपका क्या आंसर होना सही है? सी आपका बिल्कुल सही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अब मीनिंगफुल क्वेश्चन बच्चा कब पूछ पाएगा? जब वो उस क्लास में जब वो टीचर पढ़ा रहा होगा उसमें एक्टिव रहा होगा बच्चा। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो कोई भी अगर नया टीचर जाएगा, अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक्स टीचर पढ़ा रहा है किसी क्लास में, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स टीचर किसी एक क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी एक क्लास में पढ़ा रहा है। अब ये एक्स टीचर जब किसी क्लास में पढ़ाएगा, इसमें मान लीजिए 9 बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉरी 10 बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर। अब कोई एक्स के जगह पे यहाँ पे कोई मान लो वाई टीचर आता है, सेम सब्जेक्ट का वाई टीचर आता है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, सेम ही सब्जेक्ट का वाई टीचर आता है। अब वाई टीचर इन क्लास में जाता है, तो अगर वो वाई टीचर पूछता है या फिर खुद ही बोलता है कि कोई बच्चों को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है क्या, तो अगर उनमें से कोई एक दो बच्चे या फिर कुछ बच्चे जो भी पूछना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा पूछ लें जिसका वह टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, यार क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना भी एक अपने में बड़ी बात है। क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं जो मन में वही क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन बनाना भी अपने में बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का मन में डाउट आना मतलब ये कि वो कुछ अंदर जानने की इच्छा रखता है, ठीक है। मतलब क्या उसके अंदर क्लास में वो टीचर तब एक्स की इसमें तारीफ बढ़ेगी, एक्स बोले तो जो पहला टीचर होगा वो कैसे कैसे तारीफ बढ़ेगी, अब इसको समझिए। तारीफ ऐसे बढ़ेगी कि भाई वो वाई टीचर जो समझेगा एक्स को कि यार क्या गजब ये क्लास में पढ़ाता होगा, जिससे बच्चों की थिंकिंग स्किल बढ़ गई है। बच्चों की थिंकिंग स्किल बढ़ना का मतलब यह है कि बच्चों का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लेकर आना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वो इतने अच्छे से अगर मैं पढ़ा दूं तो आपका कहीं ना कहीं डाउट बढ़ने लग रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका डाउट बढ़ता है ना, कहते हैं ना नो डाउट नो नॉलेज, अगर आपके पास कोई डाउट ही नहीं है तो आपके पास ज्ञान ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके अंदर डाउट की इच्छा आती है तो कहीं ना कहीं आप जानने की इच्छा रखते हो, और जो जानने की इच्छा रखता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जब आपके द्वारा मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा क्लास में एक्टिव रहता है और टीचर जो पढ़ाता है वह भी बहुत एक्टिव रहता है और बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाता है, ठीक है। चलिए आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सी क्यों हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन देना या एक डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स। अभी मैंने बहुत डीपली आपको लोगों को समझाया है चीजों को, आई होप सो इसका आंसर बहुत सही देंगे। टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या एक स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, या टू हेल्प स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, बस वो बच्चे एग्जाम में पास कर ले, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा रिजल्ट, क्यों परेशान है, आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, रिजल्ट आ जाएगा। अभी मुझे भी जानकारी नहीं है रिजल्ट कब आ रहा है, थोड़ा अपडेटेड नहीं हो अभी मैं इन सब चीज़ों से, थोड़ा माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को जो भी अभी टेलीग्राम चैनल जो भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई होप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी बच्चे बी दे रहे होंगे एकदम बिल्कुल करेक्ट है। टू डेवलप द इंक्वायरिंग माइंड्स, पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करने के लिए। अभी जस्ट मैंने समझाया, मैंने कहा ना कि उस क्वेश्चन के आधार पर ही ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। अभी जस्ट मैंने समझाया कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर इतना अच्छा पढ़ाना चाहिए, एक बच्चा इतना एक्टिव होना चाहिए कि उस बच्चे के माइंड के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन बन, कुछ टीचर एक यहाँ पे चीज़ों को समझा रहा है, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन बन गया एक बच्चे के अंदर माइंड
एक बच्चे के माइंड के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर या तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रख रहा है। तो यहाँ दोनों चीज़ें बहुत एक स्टेबल मैनर में हमें नज़र आती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि एक इंक्वायरिंग माइंड, एक पूछताछ करने वाला बच्चा समझते हैं हम कि यार वो बच्चा जानने की बहुत इच्छा, क्यूरियोसिटी बच्चा होना, क्यूरियस बच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे सी आंसर दे रहे होंगे, आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, जो भी आपको सी आंसर दे रहे होंगे, टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, भाई आपका ये जो है ना बी वाला सेक्शन अगर बच्चा पूरा करता है तो सी अपने आप ही पूरा हो जाएगा। मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी अपने आप इंक्रीज होगी, बच्चे की पर्सनैलिटी अपने आप ही सही होगी। ठीक है, आप उस चीज के लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। स्टूडेंट्स प्रीफर दोज टीचर्स हु डिक्टेट नोट्स इन द क्लास के अंदर नोट्स डिक्टेट करते हैं, या गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन, कक्षा में नोट्स डिक्टेट करते हैं, या फिर परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दे देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? कैन क्लियर द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संबंध में अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, या आर देमसेल्फ डिसिप्लिन्ड। ठीक है, चलिए आई होप सो सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए तो जी, और जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी लाइक शेयर करते जाएंगे। अब अभी आप लोगों को अगर पता होगा कि क्या कहते हैं, अब जो भी बी आंसर दे रहे हैं ना, गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, ऐसा होता था कभी आप लोगों को? ऐसे समझिए जो आपका एफए होते थे ना आपके टाइम पे, एफए टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, है ना, वो जब उस टाइम पे होता था तो उसमें क्या होता था कि जैसे आज 10 मतलब एक चैप्टर पढ़ा थे, 2 चैप्टर के बाद हर हफ्ते क्या होता था, एक टेस्ट होता था 20 नंबर का, उससे पता ही लग जाता था हाँ यार इसी सब्जेक्ट से आएगा। अब ऐसा होता ही नहीं है यार। ऐसा पूछ लेते तो हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब में होगा, हर बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन जाएगा फिर। ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, जो भी बच्चे पहली बार क्लासेस में ज्वाइन करेंगे उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार जुड़ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है साथियों, तो और सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे जो भी बच्चे जुड़ रहे होंगे। और तो सी आपका इसका आंसर होगा, कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप पहले समझा देता हूं आपको कि सब्जेक्ट मैटर के बिहाफ पे जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उन डिफिकल्टीज को दूर किया जा सके, उन टीचर्स को ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, जैसे आप लोगों से मैं पूछता हूँ बच्चों को कोई डाउट है क्या, कोई कमेंट करे बच्चा डाउट है किसी रिगार्डिंग में कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को भी इच्छा होगी कि यार टीचर से, मतलब आप लोगों की भी मतलब पसंदीदा एक टीचर बन जाओगे, अरे हाँ यार सर से जो पूछते हैं बता देते हैं, है ना। तो होता है ऐसा। अब आपको मैं बताता हूँ, जो ये गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन, भाई कहीं होता है ना कि भाई पैसे यहाँ से बोलते हैं भाई 5 लाख रुपए करवा दो आपका, यहाँ पे SSC में सिलेक्शन करवा दूंगा, 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए कराओ, SI बनवा दूंगा, SI में सिलेक्शन करवा दूंगा। राजस्थान, ये तो हालांकि यूपी और कर्नाटका यूपी और कर्नाटका में ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन राजस्थान में अभी एक न्यू एक्ट लॉ मतलब हुआ है। वो क्या हुआ है कि भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, कोई भी चीटिंग करता हुआ, नॉट फॉर ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर एकेडमिक और हायर एजुकेशन एग्जाम्स। ठीक है, चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। जो भी बच्चा राजस्थान से, ध्यान से समझ लीजिए, उन सभी के लिए एक नया एक्ट लागू हो चुका है। कोई भी बच्चा अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, 3 साल की जेल है। ठीक है, 3 साल की जेल है वो जो बच्चा है उसको। ठीक है, और आपका शायद 1 लाख रुपए या ऐसा कुछ पेनल्टी है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, जो पेपर से गया गया। इसके बाद जो कराने वाला है, जो कराने वाला है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है ना। तो जो कराने वाला अपराधी है ना उसके पास 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कुछ है ऐसे, मतलब फाइनेंशियली वो है, और 10 साल तक जेल है। ठीक है, 10 साल तक जेल है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आराम से चीटिंग कीजिएगा। ठीक है, अरे मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोग चीटिंग कीजिए, क्या ज़रूरत है टीचर, वो जो चीटिंग करने के लिए जो पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा आप या तो पढ़ो मत, या तो पढ़ो तो अपने लिए पढ़ो, और सिंपल सी बात है हम अपने दम पे पेपर करके आएंगे, बस ये अंदर इच्छा रखो अपने। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। और मुझे पता है आप लोग एकदम मतलब स्मार्ट बच्चे हैं यार, कोई चीटिंग नहीं, मतलब एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है।
तो जल्दी से एक बार फटाफट बताएंगे भाई, सबसे मुख्य उद्देश्य आपके टीचिंग का क्या होता है? टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। एक बस सिलेबस के आधार पे जो भी सिलेबस से रिलेट करता है उसको हम उसके आधार पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, या फिर प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर सके हम लोग, या फिर हेल्प द स्टूडेंट्स इन गेटिंग जॉब, सो बच्चे जॉब पा सके इसलिए हम बच्चों को हेल्प कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, या टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, या हम बच्चों की थिंकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, सोचने की जो क्षमता है वह ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सके, इस चीज़ पर हम ज़्यादा काम करें। तो क्या आंसर होगा एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे साथियों। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एकदम ऑब्वियसली, कि सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग के अंदर वो ये होता है कि हम बच्चों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सके, एक एनालिसिस पावर बढ़ा सके। जितना ज़्यादा बच्चा एनालाइज करना सीखेगा प्रैक्टिकली, वो थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि बच्चा एक्टिव हो रहा है पढ़ाई में। आप सभी बच्चे जो भी ज्वाइन करोगे सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल है, सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, सब कुछ है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, या मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, या एनकरेज द कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। समझ पा रहे हैं क्या है? उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू provide information to the students, only prepare students for examination, motivate students for self learning, या encourage competition among the students। तो होता क्या है आप लोगों को मैं बताऊं कि कि आप लोगों को इजी हार्ड की बात वो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं मैं, आए हुए क्वेश्चन है, ये दिखने में इजी लगते हैं, पेपर में यही प्रेशर क्रिएट कर देता है क्लास में। आई होप सो सभी बच्चों को मैं ऑडिबल विजुअल होगा। चलिए, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग का छात्रों को स्व शिक्षा के लिए प्रेरित करना। देखो भाई, टीचर कब तक आपके साथ रहेगा? एक कॉलेज तक, कॉलेज पर हैं, अगर स्कूल में तो स्कूल तक, कॉलेज पे हैं कॉलेज तक, और उसके बाद लाइफ में आपको अगर वो कांटेक्ट में रहा तो किसी किसी मतलब स्थिति में, परंतु लाइफ में सबसे ज्यादा अगर साथ में अगर कोई आपके रहता है तो वो आप खुद हैं। तो आप खुद हैं तो कहीं ना कहीं खुद की लर्निंग बढ़ाने के लिए आपको जितना ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है उतना मोटिवेट करते हैं टीचर, और उतना ही मोटिवेट करने के लिए टीचर आपके लिए हायर एजुकेशन लेवल पर होता है। जितना ज़्यादा वो मोटिवेट करेगा उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए सेल्फ लर्निंग के लिए, यही मेन एम होता है, एक रोल प्ले होता है एक टीचर का इन हायर एजुकेशन लेवल पर, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करेगा कि कॉपरेशन अमंग हिज स्टूडेंट्स लेस इज फायर रोल, या कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, या कंपटीशन और कॉपरेशन एज द सिचुएशन। सो क्या आपका आंसर बिल्कुल सही होगा एक बार जल्दी से बताएंगे।
हायर एजुकेशन में एंड्रोगॉजिकल लेवल का होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड्रोगॉजिकल लेवल का ही होता है। वहाँ पे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ लर्निंग क्रिएट करने, तो तभी तो वहाँ पे एक टीचर का रोल क्यों होता है यहाँ पे, मतलब क्यों, क्योंकि बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए ही मोटिवेट किया जा सके, है कि नहीं है? ठीक है, एकदम बेफिक्र हैं आप लोग। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। एक इफेक्टिव टीचर इंश्योर करता है इस चीज को। ध्यान से समझिए हुआ क्या है इस क्वेश्चन के साथ, आप आराम से समझिए, पहले बिना हड़बड़ाहट में आंसर नहीं किया। अब देखिए इजी ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी इजी है, लेकिन काफी बच्चों का इसमें गलत आता है। कोई बच्चा ए देगा, कोई बच्चा बी देगा, कोई बच्चा सी देगा, लेकिन आंसर डी है। अब क्यों है डी, एक बार ध्यान से समझिए। हम टीचर को किसी एक सिचुएशन के हिसाब से इफेक्टिव नहीं कह सकते हैं। हो सकता है वही सिचुएशन एक टीचर के लिए बहुत आसान हो, लेकिन एक कठिन सिचुएशन में एक टीचर को रख के देखिए, वहां पे अगर वो इफेक्टिव होता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में रखिए जो वो टीचर अपने आप को इनइफेक्टिव हो, लेकिन वहां पे अगर इफेक्टिव होता तब हम कहेंगे कि ये टीचर एक बच्चों के साथ इफेक्टिव क्रिएट हो पा रहा। मतलब क्या कि हर एक कंपटीशन के साथ एक टीचर दूसरे सिचुएशन के साथ कोऑपरेट कर सके बच्चों को। अब मान लीजिए एक बहुत अच्छी जगह से एक टीचर पढ़ा के आया कि अपने आप को मतलब हमेशा देखा है कि बच्चों को शांत करा देता है, बच्चों को अच्छा पढ़ा देता है, बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ा देता है, लेकिन हो सकता है वो दूसरे स्कूल में जब वो पढ़ा रहा हो उन बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहा हो सकता है उस टीचर ने 10th क्लास तक तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, लेकिन अगर उसी टीचर को 11th और 12th में भेज दिया जाए, सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, सब्जेक्ट की बात नहीं है, सब्जेक्ट हो सकता है एक ही हो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश ही है, मान लीजिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलरेडी मतलब वो होता है मेन ही, मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश ही है मान लीजिए, ठीक है, 11th 12th में पढ़ा दिया। अब वो 11th 12th में देख के बच्चों को, भाई यार बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पे, हायर लेवल पे बच्चे हैं, पता नहीं मैं पढ़ा पाऊँ ना पाऊँ, है ना, परेशान ना, मतलब होता है कि बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है टीचर, या उस सिचुएशन के हिसाब से वो ढल नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव टीचर हम तभी बोल सकते हैं जब एक कंपटीशन और एक कोऑपरेशन बच्चों के साथ जुड़ सके उस सिचुएशन जैसे डिमांड करता है। ठीक है, जैसे मतलब हर परिस्थिति में ढल जाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अ न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू, एक नए शिक्षक को शुरुआत करनी होगी, एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास, एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स, या फिर टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशंस। एक नए शिक्षक को शुरुआत करनी होगी, कक्षा में अनुशासन लागू करें, या फिर आपका छात्रों के साथ संबंध स्थापित करना, छात्रों के साथ चुटकुले काटना, भाई बैठ के आराम से आओ भाई चुटकुले काट रहे हैं, या फिर छात्रों को उनकी योग्यता के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज स्टेब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स। समझिएगा ध्यान से, क्या वाह बहुत ही बढ़िया, कम से कम इस चीज़ की मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग बी का आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया होगा। ठीक है, कि एक नया टीचर जो है वो बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बना सके, तभी वो एक सफल हो पाएगा बच्चों के साथ। पता चला पहले ही दिन क्लास में क्या, क्योंकि एक क्लास के अंदर वेरियस स्टूडेंट्स होते हैं, एक बहुत बच्चा शैतान होता है उसमें, एक बहुत बच्चे नोटी होते हैं उसके अंदर, और कुछ बच्चे उधर जाते हैं। अब पता चला कि भाई गया टीचर पढ़ाना, पहली क्लास है, नाम हम पूछे, चलो ठीक है पहली क्लास तो कैसे कैसे करके निकल गया, दूसरी क्लास में आया टीचर। अब कुछ बच्चे होते हैं अपने में मतलब दादा होते हैं क्लास के, कि मॉनिटर नाम लिख दे के मेरा नाम लिख दिया भाई चल मिलते हैं बाहर, है ना। टीचर पढ़ा रहा है तो उसके बाद बैक बेंचर होते हैं कुछ, अरे अब ये हमें पढ़ाएंगे, हमें, मतलब ये वाला एटीट्यूड होता है कुछ बच्चों के अंदर, है ना, ये टीचर अब हमें पढ़ाएगा, इतना बड़ा हो गया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों के, अब उन बच्चों के साथ भी कैसे कोऑपरेट करें, उन बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाए टीचर, अब वो कैसे बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिपोर्ट तैयार करना, एक अच्छा संबंध बना के, नहीं भैया हम आपको नहीं पढ़ा, आप ही हमें पढ़ा दीजिए, या हम बैठ जा रहे हैं वहाँ सीट पे, आप बोर्ड पे खड़े हो जाएं, है ना, एक हंसते मुस्कुराते के साथ। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर वो मतलब एक
अच्छा संबंध बनाना एक बच्चों के साथ, ये न्यू टीचर की, एक नए टीचर की अंदर भावना होनी चाहिए, तभी वो आगे तक सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस्टेब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसके पास एक प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है? हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर? वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, या फिर किसी प्रकार के टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं, या मोरल वैल्यूज है, या फिर सिर्फ जो हु टीचर्स मोरल वैल्यूज, सिर्फ मोरल वैल्यूज को सिखाता है। जल्दी से, किसके पास एक प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है? प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है, ध्यान से समझिएगा। एक इफेक्टिव टीचर, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से फटाफट आंसर सभी लोग आई होप सो कर रहे होंगे। इफेक्टिव टीचर बनने के लिए सबसे कम चांस किस टीचर के पास होती है? कैसा हो टीचर? अगर टीचिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा क्या? वो क्या पढ़ाएगा वो टीचर यार, जब किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों के प्रति, जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो पढ़ाएगा क्या? ऑब्वियसली क्या पढ़ाएगा यार वो, है ना। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मुझे ये बता दो, अरे बता देंगे कोई बात नहीं, सर मुझे एक बार ये बता दीजिए ना, समझा दीजिए, अरे इसमें क्या, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। मैं लेकिन सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, बचपन में ऐसा होता था कि मान लो जिस सब्जेक्ट के टीचर जिस सब्जेक्ट के लिए आए हैं वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। मान लो मैं साइंस से, मतलब मैं कॉमर्स का अकाउंट है और मेरे पास कोई साइंस का टीचर आ जाए, है ना, अब मैं पूछूं ज़बरदस्ती क्वेश्चन, तो वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना, सिंपल सी बात है, वो उसको तो पता नहीं, इंटरेस्ट पढ़ाना नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं क्लास को पढ़ाने, या फिर नॉर्मली सेम ही सब्जेक्ट है, जो बच्चे का सब्जेक्ट है उसका टीचर का भी वही सब्जेक्ट है, और वो पढ़ा रहा है। अगर टीचर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने कि जो कि टीचर को मान लीजिए बाई चांस वो नहीं आता है ना, या फिर वो इंटरेस्ट रखता ही नहीं बताने में, तो सीधा ये कहेगा, अरे ऐसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, पूछता ही नहीं। मतलब जैसे वो सारे पेपर सीबीएसई से, और चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे, वही बनाते हैं। अरे ऐसे बेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये सब क्वेश्चन, बेकार है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो टीचिंग में, तो वो फिर क्या एक इफेक्टिव टीचर कैसे बन पाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। एक शिक्षक किसके द्वारा विद्यार्थियों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? एक टीचर जो एक अच्छा रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकता है? बाय द प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प देम, becoming a figure of authority, या impressing the students with the knowledge, या implementing the strict rules। समझिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। A teacher can establish a rapport with the students by the role of a guide who desires to help them, becoming a figure of authority, अधिकार का एक आंकड़ा बनना। आंकड़ा मतलब ये समझिए, फिगर वो वाला आंकड़ा नहीं, आंकड़ा वाला फिगर नहीं है ये, मतलब इमेज। ठीक है, या इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, या बच्चों को अपने नॉलेज के साथ वो इम्प्रेस कर सके, कि जब अपनी बातें कर रहा हो तो उसकी बातों में इतनी वजन हो कि वो जब बोले तो सब बच्चे सुनने के लिए उतावले हो जाए कि यार क्या बोलते हैं यार टीचर। ये स्ट्रिक्ट रूल्स क्रिएट कर देना, इम्प्लीमेंट करना, सख्त नियमों को लागू कर देना। ठीक है, चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प देम। एक गाइड की भूमिका निभाना जो उनकी मदद करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड, शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है by the result in annual exam, by the attendance of students, by the quality of interactions of students in the class, या फिर by the silence in the class।
चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। सिर्फ 3 सेकेंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो अभी मैंने बताया आप सभी बच्चों को, एक क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम तभी उसको कह सकते हैं, एक मतलब एक आकलन किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है, जब बच्चों का जैसा इंटरेक्शन है क्लास के अंदर। हम क्लास के अंदर इंटरेक्शन एक होता है ना, क्लास के अंदर जब बच्चा आता है, जो टीचर होते हैं, देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब एक क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स दो ही टीचर से डरते हैं। आपको मैं बता दूं, डरना कहना या फिर आप रेस्पेक्ट कर लेना, दो ही बातें हैं। एक ए टीचर है, एक बी टीचर है। अब दो ही टीचर से एक बच्चा डरता है, या तो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट टीचर हो, बहुत मतलब क्लास में शोर कर दे तो मतलब मारना पीटना ये वाला टीचर हो, दूसरा टीचर वो ऐसा हो कि ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाता हो, वो इस तरीके से टीचर का रेस्पेक्ट या पढ़ाना हो कि मतलब ये समझिए कि वो टीचर अगर एक मतलब बच्चे इंतजार करते हैं कि वो एक शब्द बोले टीचर, मतलब बच्चे सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो वो होना एक टीचर के अंदर, उसमें बच्चे इतनी शांति बना कर रखते हैं कि कोई टीचर बोले तो उसे सुने, वो स्किप ना हो जाए। और एक तो या तो बच्चा तब शांत रहता है जब एक स्ट्रिक्ट टीचर हो, अरे भैया अभी कुछ बोल दिया तो धोधा दिया, अभी मार दिया तो फिर इसके बाद कमर वमर कट जाएगी। दो ही चीज़ों, दो ही टीचर से बच्चे शांत रहते हैं। ठीक है, तो बी आपका सॉरी सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मतलब क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन जैसा स्टूडेंट्स का रहेगा, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग दी जाती है। अब यहाँ पे आप ऐसे इसी तरीके का इंस्टीट्यूट्स का भी होता है, इसी तरीके से जैसे अनअकैडमी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो इसी तरीके से होता है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड जैसा किया जाता है, उस हिसाब से आप लोग भी जुड़ते हैं जाके, आप लोग भी बच्चों का फीडबैक लेते हैं, तब जाके आप लोग जाके जुड़ते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे अच्छी टीचिंग की जाती है, यहाँ पे अच्छे पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से सबसे कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट है एक टीचर का, अगर एक लर्निंग के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जब बच्चे को सीखने के समय, बच्चों को सिखाते समय, एक इनमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कि प्रोवाइड, मतलब एक तरह से समझिए ऐसा कौन सा जो नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, इनडायरेक्टली तरीके से अगर कहें, द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट्स टू ओवरकम पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, एक प्राप्त रूप में उसको प्रोवाइड करना, या फिर द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट, या फिर टू प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल हेल्प। अच्छा, आप लोगों को इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे जहाँ लिस्ट लिखा है ना, इसी क्वेश्चन को द मोस्ट भी लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, आपको दो चीज बता रहे हैं, यहाँ जहाँ लिस्ट लिखा एकदम इसी क्वेश्चन को मोस्ट भी लिखा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लीस्ट इंपोर्टेंट। अगर लीस्ट इंपोर्टेंट बोल देता है तो आपका आंसर होता है ए, लेकिन अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोल देता है तो आपका आंसर हो जाता है डी। समझिएगा, दोनों बातें हैं यहाँ पे। सबसे कम जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग, द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट्स टू ओवरकम पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, नुकसान और बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास कर देना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत, मतलब गलत है, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के अंदर अंतर विकास हो ही नहीं सकता जब तक वो खुद से वो डेवलप ना करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, अगर यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूअस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल हेल्प, एक बच्चे के लिए हमेशा किसी न किसी प्रकार के डायग्नोस प्रोवाइड करते रहना, कंटिन्यूअस हेल्प करते रहना, उसको डेवलप करने में किसी प्रकार के अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस प्रॉब्लम्स में उसके साथ रह के उसको रेमेडियल हेल्प प्रोवाइड करते रहें। तो इसलिए डी आपका आंसर सही हो जाता अगर मोस्ट पूछा जाता तो, लेकिन अगर लिस्ट पूछा जा रहा है तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ द टीचर एट द हायर एजुकेशनल लेवल, निम्न में से कौन उच्च स्तर पर शिक्षक का मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। नहीं, नॉट का बहुत बहुत जरूरी है होना, ध्यान से समझिएगा, नॉट का होना बहुत जरूरी है भाई।
आप लोगों के लिए मैं चार्जिंग लगा रहा था, लगा ही नहीं चार्जिंग यार, बहुत कोशिश किया। चलिए कोई नहीं, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ द टीचर एट हायर एजुकेशन लेवल, हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए हायर एजुकेशन लेवल पे पूछा है साथियों, हायर एजुकेशन पे आपको अब उनको पता चला कि भैया अब मतलब क्या नाम है, एक देखो प्रोवाइड स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग बिल्कुल होना चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ लर्निंग का ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, एनकरेज करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में, हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। पता चला कि भैया कि अभी एक लड़का है या एक लड़की है, एक दूसरे के बीच में मतलब मान लीजिए कोई कनेक्शन है या फिर मतलब किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन है, अब वो बच्चा जाता है टीचर के पास परेशान है या फिर एक मतलब धोखा मिल गया उस बच्चे को, है ना। पहले तो मतलब पहले स्टार्टिंग में तो ये होगा भाई कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, फिर इसके बाद लास्ट में जब वो चली गई तो फिर वो वही होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया कर यार। तो ये दो सिचुएशन हो जाता है, स्टार्टिंग में खुदा और लास्ट में तो ऐसा होता है ना। तो ये क्या है कहीं ना कहीं, तो इसमें अब टीचर के पास जब बच्चा जाएगा तो वो क्या कहेगा, जब टीचर के पास बच्चा पहुंचेगा तो वो क्या कहेगा, सर मुझे वो छोड़ के जरूर सर मैं बताऊं क्या करूं। अब देखो टीचर की दो चीज़ें हैं, टीचर के पास दो ऑप्शन है, या तो फिर उस बच्चे की हेल्प इस चीज़ में करे कि कैसे वो दोबारा उसके पास आ जाए, या तो टीचर उस चीज़ में करे कि उस चीज़ से वो कैसे मूव ऑन कर ले, या फिर कैसे अपनी लाइफ में और उस चीज़ को भूलकर आगे कैसे बढ़ सके, है ना। टीचर के पास यही तो ऑप्शन है। अब अगर उस ऑप्शन में अगर इस चीज़ को सॉल्व करता है टीचर कि भाई नहीं मैं कोशिश करता हूँ उसे मनाने का, मतलब टीचर बनाने का मतलब कोशिश कर रहा है कि नहीं आ जाओ, है ना। तो इसके बाद या फिर टीचर ऑलरेडी कह रहा है कि भाई चलो ठीक है जाने दीजिए, बेटा बेटा मूव ऑन करो, आगे लाइफ में बढ़ो, अब ये गाना वाना छोड़ो, अब कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर गाने लायक भी नहीं बचोगे, हाँ फिर वरना लास्ट में यही क्या पता यही हो गया, है ना। तो दो ऑप्शन है, या तो अच्छा सिला तूने दिया, या तो फिर वही कुछ हुआ तो ठीक है। और एक दूसरा का फिर लास्ट में सबसे लास्ट में उसका गाना, याद 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 बस याद रह जाती ठीक है। चलिए लास्ट में एकदम सबसे लास्ट में, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर, अतः क्रिया के निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। फिर उसके भी लास्ट में सबसे ज्यादा होता है जब बच्चा आईएएस ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के निकलता है वहां से, तब बच्चा फिर दूसरे वाले गाना गाता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। फिर टीचर को ये सिखाना चाहिए, बल्कि हाँ ये सिखाना चाहिए टीचर को, ये वाला सॉन्ग बेटा कि अब तुम ये सब छोड़ो, अब ये गाना गाओ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है ना। तो ऐसा होना चाहिए दोनों के लिए, चाहे लड़की की लड़की लड़का चाहे लड़का लड़की। तो मतलब ये क्या है कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आपको एक हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा लाइफ में वो नहीं है, जैसे एक बता रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम्पल, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना आप लोग। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर, अब आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में इनको आपको एडजस्ट करना है, लिस्ट ऑफ वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो देखिए बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन ये, अगर आप लोग देखना चाहें तो। चलो बी आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा साथियों, दैट इज 2314। 2314 ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2314। 2314 का मतलब क्या, सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के पहले आप क्या करें भाई, प्लानिंग करें। क्या करना है, जरूरी आपको प्लानिंग करना, सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए आपको व्हाट यू हैव टू डू दैट इज प्लानिंग, एंड देन प्रिपेयर फॉर दैट, वट एवर यू हैव प्लान जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट, आफ्टर दैट प्लान, आफ्टर योर डूइंग प्लान। तो प्लान करने के बाद आपको प्रिपेयर करना है, खुद को प्रिपेयर करने के बाद ही जस्ट आपको अपने मटेरियल को प्रेजेंट करना है, वट एवर यू वांट टू प्रेजेंट इन अमंग द स्टूडेंट, आप जो भी बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वो प्रेजेंट कीजिए, और देन उसके बाद आपको जो भी आपने पढ़ा है उस पर एनालाइज करना कि
कि आपने क्या क्या पढ़ा, उस पर क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, और वो सिचुएशन कैसा होता है, मतलब सारी चीज़ें एनालाइज करना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना, किसी प्रकार की कोई गलती है या फिर वो बच्चों को जो आपने समझाया बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाया, तो अब आपको किस तरीके से उसको समझाएं कि आप उसमें मॉडिफिकेशन करें जिससे उसके अंदर इम्प्रूव हो सके और बच्चे के अंदर वो जो समझ है वो इंक्रीज हो सके। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल ऑर्डर में इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे ज़्यादा ये इस तरीके से, मतलब कोई भी कार्य हो, आप ये सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कार्य हो इसी तरीके से करना चाहिए हमें, ठीक है, कि कोई भी कार्य हो हमें इसी तरीके से ही करना चाहिए। क्लियर है सभी साथियों को? चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ जो है, चलिए अब आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित को छोड़कर सभी। एक, अ टीचर टीचेस विद एंथुसियाज्म, अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, अ टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, या अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। क्या पूछा गया है? प्रभावी शिक्षण का अर्थ है निम्नलिखित को छोड़कर सभी है, तो वो क्या है? अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। ध्यान से समझिएगा, एक इफेक्टिव टीचिंग के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, बस एक चीज नहीं होना चाहिए, क्या कि जब बच्चे के अंदर टीचर गलतियां ढूंढना स्टार्ट कर देगा, सिर्फ गलतियां ढूंढना, हमेशा फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना, तो कहीं ना कहीं कभी भी वो बच्चा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। हमेशा बच्चा डिमोटिवेट होता रहेगा, अरे यार ये मेरे अंदर मतलब इतनी कैपेबिलिटी है, वो हमेशा मतलब परेशान रहेगा कि मुझे लगता है कि मैं बना ही नहीं हूँ पढ़ाई के लिए, है ना। मतलब हमेशा जब बच्चों को डांटता रहे, मतलब सिर्फ उसकी गलतियाँ गिनाता रहे, गलतियाँ मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा कोयला है तो उसको अंदर हीरा खोज के निकालिए। अब ऑलरेडी वो आप उसको कोयला है तो उसको राख बना देंगे तो वो बच्चा क्या रह जाएगा, है ना। तो जब कोयले में से हीरा, अगर कोयले की खान से अगर हीरा निकाला जा सकता है, तो आप एक बच्चे के अंदर गलतियों को सिर्फ ढूंढकर उस बच्चे की सोच को, उस बच्चे की थिंकिंग, उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उसके अंदर पॉजिटिविटी सोचकर, उसको सिखाकर, पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच देकर उसको आप आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसे अच्छी टीचिंग और एक इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि हर एक टीचर के अंदर सिर्फ ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आई होप सो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जितना आप उस बच्चे के अंदर लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल गलतियां, देखो गलतियां ढूंढना एक अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को गलती बताओ कि ये बेटा तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो कि यार तुम बेटा ये गलत हो, यहाँ गलत हो, वैसे कर रहे हो, ये गलत हो, ऐसा गलत हो, बच्चे के अंदर डीमोटिवेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो किसकी गलती है? वह टीचर की गलती है, प्रिंसिपल की गलती है, स्टूडेंट्स खुद की, स्टूडेंट्स की ही गलती है, या फिर उसको मतलब क्या मतलब किसी को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको इस चीज़ का लें कि आप कभी भी किसी के अंदर पॉजिटिविटी वाइब्स क्रिएट कर सके, ये आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आप ये बच्चों के प्रति ना, आपके फ्रेंड्स भी हों, अगर कोई, आप ऐसे सोचिए, इस तरीके से सोचिए, एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर कोई फ्रेंड आपका कोई प्रॉब्लम में है, अगर कोई एक फ्रेंड जो है कोई प्रॉब्लम में है, अब आप एक बात बताइए, उस प्रॉब्लम का आप उसको सॉल्यूशन दिखाएंगे या उस प्रॉब्लम का आप नेगेटिव पॉइंट बताएंगे? नेगेटिव पॉइंट बताते रहेंगे तो वो और प्रॉब्लम में होगा, अरे यार ऐसा होगा। अब जो डॉक्टर होता है, आप ये समझिए, ऐसे इस तरीके से एक और एग्जांपल समझा सकता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब जो डॉक्टर होता है, वो अगर किसी कैंसर पीड़ित को ये बोल दे आपको कैंसर है ना, उसके सामने ही, तो आधा बीमार तो वहीं हो जाता है वो। अभी आप लोग कोरोना वाला सिचुएशन आप लोग देखे होंगे, कोरोना वाले सिचुएशन में आधा लोग ऐसे घबरा जाते थे, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर ने बस मजाक कर दिया था, छोटा सा मजाक कर दिया था कि सर आपको मतलब ऐसे, मतलब वो लगाया, वो लगाने के बाद जब चेक करने के बाद कहता है
पॉजिटिव है आप, कोरोना पॉजिटिव। मैं शरीर मेरी आधी खाली हो गई थी ऐसा लग रहा था। और ये कब की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब की। मुझे लगा मुझे भी कोरोना हो गया, क्योंकि बुखार था, खांसी था, सब कुछ था मुझे लगा मुझे भी कोरोना हो गया। हालांकि बाद में हुआ है ना, लेकिन मुझे ऐसा उस टाइम महसूस हुआ कि मुझे भी कोरोना हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप मत बताओ, आप उसको रिजॉल्व करो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बता रहे हो तो उस बच्चे को और परेशान कर रहे हो। कभी डॉक्टर मर्ज को देखते हो कितने खुश रखता है, टीवी लगाता है, सब कुछ, कितने बड़े बड़े जगह पे टीवी लगे होते हैं, सब कुछ एक कॉमेडी चीज़ें दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरफ माइंड जाए नहीं, नेगेटिविटी के ऊपर माइंड ही ना जाए। इससे क्या होगा, हाँ बिल्कुल, प्रभावी शिक्षक तभी बनेंगे। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि हम कभी भी किसी प्रकार की ऐसी एक टीचर के ऊपर गलती नहीं, एक टीचर या प्रिंसिपल या स्टूडेंट के प्रति हम गलती नहीं ठहरा सकते कि इस वजह से ये बच्चा फेल हो गया है। ठीक है, चाहे हो सकता है कभी टीचर की भी गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती हो सकती है, या प्रिंसिपल की या इंस्टीट्यूट की भी गलती हो सकती है, या फिर किसी की भी गलती हो, या फिर सिचुएशन की गलती होती है, एनवायरनमेंट की गलती। अब जैसे कोरोना वाला सिचुएशन आ गया, काफ़ी बच्चे उसमें अच्छा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर ज़बरदस्ती पास करना पड़ा सबको, क्यों, मजबूरी थी एक। ठीक है, चलिए, जो बच्चे पास हो गए ना, वो क्या सिर्फ पास, जो मतलब कि ये समझो कि 100 में से जो बच्चे हमेशा सिर्फ 17 नंबर लाने वालों में से थे ना, अगर उनको 33 दे दिया गया ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो बच्चे ज़्यादा वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आपने इस बार मुझे 33 के सिर्फ पास किया, इस बार तो मैं टॉप करने वाला था, 87 लाने वाला था मैं इस बार तो। मतलब इतनी बार बोल गई, जब पास कर दी गवर्नमेंट तो आप सोचते हैं कि अरे सर 33 क्यों दिया, आप तो मेरे को 87 देना चाहिए था, गलत है मेरे साथ। ऐसा भी हुआ है। A teacher who is not able to draw the attention of his students should, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे क्या चाहिए? A teacher who is not able to draw the attention of his students should evaluate his teaching method and improve it, resign from the post या find fault in his pupils या start dictating। एक शिक्षक को अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम अगर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करना चाहिए, या इससे पद से इस्तीफा कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए कहें, और अपने विद्यार्थियों में दोष खोजना चाहिए, या हुक्म चलाना शुरू कर देना चाहिए। सो क्या आपका आंसर होगा, वो जल्दी से बताएंगे। सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, इवैल्यूएशन हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्यूपिल देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ भी पूछा गया, अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहें तो अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन इन हिज स्टूडेंट्स शुड, तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा उस टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन लेके आना चाहिए, और मतलब टीचिंग मेथड के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव लेकर आना चाहिए। अगर वह बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है, बच्चे लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उस टीचर से, या बच्चे अटेंटिव नहीं हो पा रहे उसकी क्लास से, तो कहीं ना कहीं एक टीचिंग मेथड के अंदर कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन देखना चाहिए, एक या फिर अपने आप को बदलना चाहिए, या कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि बच्चे लोग ज़्यादा लोग जुड़ सके। कुछ जैसे यूट्यूब भी ऐसे करती है कि भाई हम लोग भी क्या करते हैं आप लोगों का, कि जैसे आप लोग वीडियोस बनाते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को पूरा एक सेक्शन में मतलब 20-50 क्वेश्चन जो कराते हैं, इसके बाद आपको और आप लोगों का, आप लोग हमें जान पाएँ, आप लोग यहाँ पे आ पाएँ, हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है, जितना कोशिश होता है आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सके हम लोग। तो ये हमारी टीम की और हमारे हर एक जगह की यही एक वो रहती है, एक मेंटेलिटी रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक फ्री क्लासेस का प्रचार कर सके, सारी चीज़ों के अपने बारे में बता सके, आपको एक अच्छा इवैल्यूएशन कर सके हम लोग। ठीक है, एक अच्छी मेथड के साथ आप लोगों को टीच कर सके। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग, या फिर
to provide the diagnostic and remedial instructional facilities wherever desired, yet to promote the habits of conformity to adult demands and expectations. एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए या छात्रों के सीखने को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करने के लिए, या जहां वंचितों नैदानिक और उपचारात्मक निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करना, वयस्क मांगों और अपेक्षाओं के अनुक्रम आदतों को बढ़ावा देना। द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर, सबसे प्राथमिक कार्य क्या है किसी टीचर का? शुरू में गाना यही गाते हैं, तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं हो तेरा यकीन। लास्ट में बस याद रह जाती है। चलिए बी, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब क्या, कहीं ना कहीं छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे पहला जो टास्क होता है टीचर का, जैसे क्लास में जाता है टीचर तो कोशिश करता है ना कि भाई मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। तो वो क्यों करता है कोशिश कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके? ऐसा नहीं है कि वो बाद में नहीं देना चाहता, ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर वो बेस्ट दे देगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, पहले इंप्रेशन से पता लग जाता है कि आप क्या हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड लास्ट, बीच का भी तो बात की बात है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो आते ही आपने, अब कोई क्रिकेटर आता है तो आते ही मतलब शतक से शुरुआत करता है अपना डेब्यू मैच ही, तो समझ जाते हैं यार ये मतलब खिलाड़ी है ना। तो इसी तरीके से प्राइमरी टास्क क्या होना चाहिए टीचर का कि क्लास में आ रहा है तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक वो अट्रैक्शन, वो पावर क्रिएट कर देना कि बच्चे उसको पसंद करें और सुनने की इच्छा रखें अपने अंदर। एक बच्चे के अंदर प्रोत्साहित करना कि वो बच्चे सीखने की, सुनने की, अच्छे मार्गदर्शन लेने के लिए हमेशा उत्पर रहें, मतलब सुनने के लिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शिक्षक का व्यवहार असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम का सुझाव देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर? अ टीचर हु इज ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस लाइक फ्रेंडली अप्रोच, अलोफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, या फिर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक, समझ और सहानुभूति। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर। जो भी बच्चे देख रहे होंगे क्लासेस को, आप सभी बच्चों से मेरी तरफ से यही उम्मीद और आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक और लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी होती है कि भाई चलो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें, हमारे क्लासेस को पसंद करें। आप एक लाइक करते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, सीरियसली बता रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है आप सभी साथियों को। ठीक है, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, अलोफ एंड फोकस्ड ऑन द रूटीन टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर? एक असफल टीचर के बिहेवियर, अलग और नियमित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या कि बच्चों को अलग तरीके से अगर देख रहा है कोई भी टीचर, अगर बच्चों को अलग तरीके से कोई भी टीचर देख रहा है, हर एक बच्चों को अलग अलग तरीके से अगर देखना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वह अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब ये हर एक बच्चों को एक नज़र से देखना, ये कहने का मतलब है अच्छा, ये अच्छे टीचर की पहचान है। लेकिन अगर वही टीचर अलग अलग नज़र से सारे बच्चों को देखता है, तो वो कहीं ना कहीं, और सिर्फ रूटीन टास्क पे वो डिपेंडेंट रहता है, मतलब जितना आना है 1 घंटा पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ा के निकल गया। ठीक है, मतलब ये है कि बस अपना रूटीन टास्क, मतलब जो रूटीन है उसको वही अपना करके निकल गया। जो रूटीन, थोड़ा सा रूटीन अलग करके एनालिसिस, बच्चों को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जरूरी होती हैं। अ टीचर शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट। एक शिक्षक जो है पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। क्या है एक शिक्षक? शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कौशल होना चाहिए संचार के लिए, या शुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छा कमांड होना चाहिए, एक अच्छी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट के प्रति। तो आपका क्या उचित आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर सभी लोग कर देंगे। चलिए, एक शिक्षक के अंदर फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा?
ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों कि ये सारी ही चीज़ें, सारे ही आपके अंदर ये मतलब एक टीचर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप ये कहें, या फिर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि शुड प्रोवाइड किसी भी टॉपिक को अगर वो पढ़ाने जा रहा है, एक टीचर किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ाने जा रहा है तो एक अच्छा ओवरव्यू, एक अच्छा मतलब स्टार्टिंग में ही क्या वो पूरा पढ़ाने जा रहा है मतलब क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, जैसे कोई भी टीचर एक पढ़ा रहा है तो उसको क्या पढ़ा रहा है वो सबसे बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ाने जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन देना, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट टू बी लर्न, क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है, और इसमें हम अपनी तरफ से और मतलब कैसे हम, कैसे तो चलो हम उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और इसके अंदर हम ये पढ़ सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका, ये तो चलो लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है, मतलब क्या है कि कहे और अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही बता देना, तो अब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि सुनने के लिए कि अब आखिर इसमें मतलब एक स्टोरी की तरह स्टार्टिंग में बता देना किसी चीज़ को, तब समझाना किसी चीज़ को, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एक संचार के प्रति कौशल होना चाहिए, और सबसे उससे भी बड़ी चीज़ कि अपने सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छी कमांड, मास्टरी कंटेंट होना चाहिए, एक सबसे अच्छी कमांड होना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, देन वो एक टीचर बनने में सफल हो पाएगा, एक अच्छा टीचर, इफेक्टिव टीचर बनने में सफल हो पाएगा। समझ पा रहे हैं साथियों सभी लोग? आई होप सो। ठीक है, देखो ए बी सी डी ये तीनों ही सही होना चाहिए, तीनों ही। देखो कोई बच्चे बोलेगा सर ए राइट बी राइट सी राइट, बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव का भी ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब ये सारे ही आपके एक टीचर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक नए शिक्षक की उसकी व्यवसायिक जिम्मेदारी के रूप में वांछनीय है? पाठ्यक्रम में बदलाव, भेदों के बावजूद साथी शिक्षकों का सहयोग करना, संस्थान की प्रक्रियाओं का पालन करना, या इनमें से कोई भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज ही इज हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजिंग द कोर्स ऑफ करिकुलम, cooperate with the fellow teachers despite the differences, या follow the procedures of the institute। ये ओ डी जो है ना यहाँ पे ऑफ है, ओ एफ है, ठीक है। चलिए, so which of the following is a desirable from a new teacher as he is her professional responsibility, changing the course of curriculum, cooperate with the fellow teachers despite the differences, follow the procedures of the institute, या none of the above। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से देखना चाहते हैं, अगर न्यू टीचर के साथ, न्यू टीचर अगर आप आ जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, अपनी अच्छी प्रोफेशनल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आप अपने फेलो टीचर के साथ कोऑपरेट कर सके अच्छे से। हो सकता है शायद उसमें कुछ आपको सहना भी पड़े, तो थोड़ा सह लीजिए, क्या है भाई, है ना। अब ये आप जाएंगे उनके प्रति राजनीति करने लगेंगे, मतलब पॉलिटिक्स करने लगेंगे, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, तो पॉलिटिक्स करना और क्रिटिसिज्म करना कहीं ना कहीं आपके ही लिए हानिकारक हो जाता है बाद में। तो कभी भी कहीं भी जाए, आप लोग भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे किसी न किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आप जब वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है आपके जैसे और भी टीचर्स होंगे, अगर आप उनके प्रति क्रिटिसिज्म या किसी प्रकार की पॉलिटिक्स करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप और उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का डिफरेंसेस क्रिएट
क्रिएट होगा जिसके वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएंगे, आप सिर्फ राजनीति में रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपके लाइफ के लिए बेकार होती है। तो कोशिश कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है आप लोगों को कि पॉलिटिकल लाइफ अपनी अलग रखें, राजनीतिक लाइफ आप अपनी सोशल लाइफ अलग रखें, बट आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एज अ प्रोफेशनल लाइफ की तरह आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल या जहाँ भी हैं या जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ अपनी अलग लाइफ रखें। ठीक है, सबके साथ हर एक सिचुएशन में कोऑपरेट करना सीखें। जितना ज़्यादा आप सबके साथ आप हर एक सिचुएशन में कोऑपरेट करेंगे उतना ही आप लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपने टॉलरेट किया वहीं पे आपको टॉलरेट करेंगे लोग। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। भाई यहाँ पूछा क्या गया है, ध्यान से समझिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ। यहाँ पे पूछा गया है डिज़ायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कोई नया टीचर आता है, आप बस इतना समझिए, अगर कोई एक नया टीचर आता है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हमारी इच्छा क्या रहती है, एक टीचर की इच्छा क्या रहती है या फिर एक इंस्टीट्यूट की इच्छा क्या रहती है? कॉपरेट विद द फेलो टीचर्स, जो उसके साथ के टीचर है उनके साथ कॉपरेट करे हर तरीके से, ये नहीं कि उनके प्रति डिफरेंसेस क्रिएट करें, बस इतना समझिए। ठीक है, पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप ये कह सकते, अच्छा 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 अच्छा, आप समझ आए। एक्चुअली बच्चों क्या है ना, ये आपका हिंदी में से थोड़ा सा हिंदी में, अच्छा ये ए वाला है ना, रुको रुको, हिंदी वाला थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी सॉरी, ये हिंदी वाला ना, हिंदी गलत हो गया है, ए वाला ऑप्शन ना बी पे आ गया है। ठीक है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ मित्रों कि ये ए वाला ऑप्शन बी में आ गया है और इंग्लिश वाला बी का कुछ और है, हिंदी वाला बी का कुछ और है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पे जाइए, हिंदी वाले पे नहीं। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी विल बी योर राइट आंसर। तभी तो मैं समझूँ क्या हो गया भाई। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक के लिए शुरुआत में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस किस क्षेत्र में निहित है मतलब आप ऐसे समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर इन बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द टीचर, या फिर टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में निहित है? पारस्परिक संबंध, मौखिक क्षमता, शिक्षक का ज्ञान, या छात्रों की टंग हैंडलिंग, टाइट हैंडलिंग। जल्दी से बताएंगे फटाफट। आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का? द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर इन द बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज नॉलेज ऑफ द टीचर। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का, अगर आपको टीचर के पास अगर नॉलेज नहीं है और वो फिर टीचिंग कर रहा है, तो उसके लिए वो धीरे 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 फेल्योर का कारण बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर के पास अपने सब्जेक्ट के प्रति मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, क्यों मांगते हैं ये चीज़? रीज़न बीइंग कि आपके पास अगर मास्टर डिग्री होती है तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, और ये जो सामने जो जहाँ पढ़ा रहे होते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई इन्होंने अपने सब्जेक्ट के प्रति मास्टरी की हुई है, अपने सब्जेक्ट में अब ये मास्टर हैं, किसी को भी अब ये हरा सकते हैं। हराने का मतलब ये है कि किसी को भी अब ये बता सकते हैं, कुछ भी समझा सकें, और कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, ये एक बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, जो सी आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉलेज ऑफ द टीचर। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मिरम्बिका, ये मैंने करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन यहाँ तक कि आप लोगों को, दैट इज मिरम्बिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाई। विरम्बिका मुक्त प्रगति शिक्षा के विचारों पर आधारित स्कूल की वकालत किसके द्वारा की गई थी? एम के गांधी, एम के गांधी मतलब महात्मा करमचंद गांधी, या फिर विवेकानंद, या फिर जॉन डीवे, या श्री औरबिंदो। ठीक है, श्री औरबिंदो मतलब ये आपके साउथ, आई थिंक कर्नाटका है क्या शायद।
ठीक है, तो जल्दी बताएंगे। मेरंबिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री तरीके से, मतलब उसके लिए एजुकेशन को प्रोग्रेस किया जाए, बढ़ाया जा सके। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? तो डी आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल, तभी तो मैंने इसको बताया श्री अरबिंदो के बारे में यहाँ पे। अच्छा, और किसी के बारे में नहीं लिखा, ठीक है, तो श्री अरबिंदो के बारे में इसलिए बताया। सी आपका बिल्कुल सही आंसर, इन्होंने मेरंबिका के बारे में लेके आए, आई थिंक 1968 है, कंफर्म नहीं हूँ, 1968 में आई थिंक आया था क्या, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा एक बार प्लीज़ इसको देखेगा, या फिर हो सकता है ईयर में थोड़ा मिस्टेक हो रहा, माइंड से स्किप हो रहा मेरे, ठीक है। तो श्री अरविंदो के बारे द्वारा ये एडवोकेट किया गया था, ठीक है, इसकी वकालत की गई थी। चलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ अ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग कैरियर is verbal fluency and organizational ability, positive attitude and outlook towards the life, personality and ability to adjust to the classroom, या competence and professional ethics। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण, ठीक है, टुवर्ड्स लाइफ, या फिर आपका व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने की क्षमता और पेशेवर नैतिकता। तो क्या आपका आंसर इसका होगा? जल्दी से फटाफट आप लोग भी बता दें। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है, वह क्या है? पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू द क्लासरूम। अभी जैसे आप लोगों को मैंने समझाया साथियों कि जब आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं एक टीचर के रूप में, तो वहाँ पे आप लोगों को वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के सोच वाले बच्चे मिलते हैं, वहाँ पे आपको शैतान वाले बच्चे भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको नोटी वाले जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपको एवरेज बच्चे भी मिलते हैं, आपको वहाँ पे लो बच्चे भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको टॉपर्स भी मिलते हैं। उन टॉपर्स के साथ, उन लो बच्चों के साथ, उन एवरेज बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, उस पर्सनैलिटी को आप अपने डेवलप करना, उस स्थिति में ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल होता है फैक्टर टीचर के लिए। अगर कोई टीचर शुरुआत कर रहा है अपने कैरियर के लिए, ठीक है, जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ में जा रहे होंगे, तो हो सकता है अभी कितने बच्चे पढ़ा भी रहे होंगे, है ना, तो इसीलिए मैं आपको जैसे मैं बताना चाहूँ, जब आप पढ़ा भी रहे हैं इस टाइम, तो आप लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को। अगर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे तो आपका कैरियर वहीं पे शुरू होगा और पता नहीं कहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाए, पता नहीं। लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी एबिलिटी है जो कि क्लासरूम के साथ और बच्चों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने फेलो मेम्बर्स के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी लाइफ, अच्छे कैरियर के साथ आगे जाने वाले हैं। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो सभी इस चीज़ को आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च शिक्षण संस्थान में एक शिक्षक के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? फॉर अ टीचर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन अ लेजर टाइम? उच्च शिक्षण संस्थान में एक शिक्षण के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? टेकिंग रेस्ट इन द टीचर्स रूम, रीडिंग मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डूइंग रिसर्च, क्या होगा? ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या? डूइंग रिसर्च। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया यहाँ पे? डी ऑप्शन, मतलब सॉरी, डी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्यों होगा सही आंसर? देखिए, जब भी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे होते हैं, तो
अगर आपके पास खाली समय है ना, खाली समय है, तो खाली समय को आप इस चेहरे में ना कि कहीं बुलडोजर चल रहा है तो वहाँ पे जाके देखना स्टार्ट कर दे, अरे ये बुलडोजर यहाँ क्यों चल रहा है भाई, होता है ना। अरे जेसीबी नहीं चलती, जेसीबी। एक बार याद है आप लोगों को, शायद पता भी हो, थोड़ा सा आप लोग देर से लेते, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए क्लास में भाई, थोड़ा आप इतनी देर से क्लासेस चल रही है। तो जेसीबी होता है ना, जेसीबी। एक बार पता चला था यहाँ से हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट पता लगी थी, मजाक के तौर पे। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से पता लगी थी, जेसीबी चलते टाइम इतने लोग खड़े होकर देखते हैं जेसीबी को कि पता नहीं मतलब क्या ही कार्य चल रहा है। मतलब देश का डेवलपमेंट यहीं जेसीबी में लिखा हुआ है, देश को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यहीं से मिल रहा है। तो अब आपके पास खाली समय, आप भी पता चले खिड़की से कहीं खुदाई चल रही है तो आप भी देखना चल रहे हैं, लाइब्रेरी रूम से देख रहे हैं, अरे वाह क्या खुदाई चल रही है, वाह, है ना। ये आपको उस टाइम रिसर्च करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, है ना। हायर एजुकेशन लेवल पर आप अगर खाली समय मिलता है तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एक आप नए चीज़ें खोजते रहना बच्चों के, क्योंकि आप नई चीज़ें खोजेंगे, आप उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को नई चीज़ें सिखाएंगे, बच्चों को नई चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा कुछ नया करेगा, इनोवेटिव थिंकिंग उसके अंदर आएगी और वो लाइफ में कुछ अलग करेगा, है ना। तो वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि जिसे भी खुदाई देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। ठीक है यार, सीरियसली मतलब अब अगर कहीं जैसे भी की खुदाई चलती ना और देखता हूँ वहाँ पे 10 लोग, आपने ये चीज़ देखा होगा, आपने ये चीज़ एज्यूम किया, सच बताइएगा, ये चीज़ एज्यूम किया है ना, आपने देखा होगा कि कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही है, या फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जेसीबी की खुदाई चल रही है या फिर मतलब समझ नहीं आता, वो जेसीबी को देख रहे होते, देख के कुछ सोच रहे होंगे, या फिर वो जो खुदाई चल रही है उसके बारे में सोच रहे यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बनने वाला है। और दो जिससे पूछते हैं वो उससे पूछता है, वो उससे पूछता है, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और या फिर देखने वाले एक जगह और होते हैं, वो होते हैं जैसे ट्रक, जब कहीं पे किसी का कुछ काम हो रहा होता है, ट्रक बड़े बड़े जो डंपर टाइप के होते हैं, है ना, बड़े बड़े मतलब वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े डंपर जो ट्रक होते हैं, वो जो माल गिरा रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, मतलब एक जगह खड़े होकर जैसे बालू गिराना, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 उठते नहीं है, ऐसे 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 करके ऐसे उठते, फिर वो पूरा ट्रॉली सहित पूरा गिरता है, उसको भी बड़े लोग ध्यान से देखते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, उसको भी लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं ना, तो हालांकि रास्ते में चल रहे तब तो कोई बहुत अर्जेंट जा रहे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कहीं अगर खड़े हैं ना, दुकान पर अगर कुछ सामान ले रहे हैं और फिर सामने अगर वो ऐसे करें तो आप उसको देखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो क्या पूछा गया भाई, टेलर्स मॉडल करिकुलम पूछा गया है कि आपका पढ़ने का पर्पस क्या है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। ये एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है कि टेलर्स मॉडल करिकुलम क्या है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यार जेसीबी खुदाई वाला बड़ा यार एक्सपीरियंस था, ये जब आया था नया ना, बहुत चला था ये चीज़। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्या है ना, क्लास में देखो बहुत देर क्लास चल रही होती है तो कहीं ना कहीं ना मतलब एक ही चीज़, मतलब पढ़ाई 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 हो रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं 2-5 मिनट का हंसी मजाक अगर होता है क्लास में तो बच्चे चार्ज हो जाते हैं, जैसे बैटरी डाउन होते हैं तो बच्चे चार्ज हो जाते हैं। तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक होना एक अच्छी क्लास के अंदर एजुटेनमेंट है, जिसको अभी हम एंटरटेनमेंट का नाम ना देकर बल्कि हम उसको अगर एजुटेनमेंट मतलब क्या, एजुकेशन के साथ एंटरटेन करना, एजुटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये हो ये होने से क्या होता है, एक बच्चों के अंदर जो बोरियत वाली फीलिंग होती है वो जाती है, और टीचर के अंदर भी मतलब पढ़ाते पढ़ाते जब थक जाता है टीचर, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि यार अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हंसी आती है ना, जब फेस पे स्माइल आता है तो एक एनर्जी आती है वो स्माइल के साथ। ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in it good through experience। वे खुद को संक्षिप्त रूपरेखा से लैस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभव के माध्यम से इसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं।
देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, द एक्सपीरियंस टीचर्स डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक, बिकॉज देखो जो अनुभवी टीचर होते हैं, आपको पता है कुछ अनुभवी टीचर ऐसे होते हैं कि भाई वो आपके सामने किताब भी नहीं खोलेंगे, आते ही क्लास में डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हैं? वो क्लास में आते ही डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। वो उनको ये नहीं समझ में आए, उनको ये नहीं पता कि किताब को मैं लेसन प्लान करूँ कि क्या चीज़ें कब क्या पढ़ाना है, उनको सारे माइंड में रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा अनुभव रहता है, उनको पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो चुका होता है कि मेरे को कब क्या कहाँ पे किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस लेसन को पढ़ाना है, किस लेसन को छोड़ के ये बाद में पढ़ाना है, ये पहले पढ़ाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर ही इस चीज़ को कर सकता है कि आप हर एक टाइम पे उसको बताना, लेसन प्लान करना, ये तो नए टीचरों का काम होता है। एक्सपीरियंस टीचर लेसन प्लान नहीं करते हैं, ठीक है? वो उनके पास एक अच्छा अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ वो अपने आप को ढाल देते हैं, ठीक है? इतना अनुभव हो चुका होता है, ठीक? तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर एग्जैक्ट राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श शिक्षक कौन? द आइडियल टीचर हु कवर्स द होल सिलेबस इन द क्लास, हेल्प हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, या ही इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, या इट इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। आदर्श शिक्षक कौन है? कक्षा में पूरे पाठ्यक्रम को शामिल करता है जो, या अपने छात्रों को सीखने में मदद करता है, या जो एक दोस्त होता है, दार्शनिक और मार्गदर्शक है, या एक सख्त अनुशासक हो। तो क्या हो आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे। एक आइडियल टीचर कौन होता है? The ideal teacher who covers the whole syllabus in the class, helps his students in learning, a friend, philosopher and guide, या फिर आपका इट इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। आदर्श शिक्षक कौन है? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ही इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये होना बहुत ज़रूरी हो कि जब टाइम आए अगर फ्रेंड की तो फ्रेंड भी बन सके, अगर जब टाइम आए कि एक दूरदर्शनी होना चाहिए, सोच की बात हो, तो फिलोसफिकल चीज़ें जैसा भी मैंने बताया था, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यारे, तो उसमें फिलोसफिकल बातें करना और एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करना उसी के साथ। अच्छा, ये एक आइडल टीचर माना जाता है। तभी तो हम कहते हैं भाई किसी कौन आपके जीवन में किसको आप आइडल मानते हैं, तो जिसको आप आइडल मानते हैं मतलब उसी को आप गुरु मानते हैं, उन्हीं की चीज़ों को आप उन्हीं की चीज़ों से इंस्पायर होकर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वही आपके आइडल बनते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई? द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस बिकॉज ऑफ द। शिक्षा का जो क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि व्याख्या की विषय परकता, समस्या जो कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, अच्छे शिक्षण विधियों की कमी है, या एक सख्त अनुशासन। क्या पूछा? द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड, शिक्षण की संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है, permeated by the conflicts and misconceptions because of the subjectivity of interpretation, problem that are not amenable to the rigorous scientific investigation, lack of good teaching methods, या फिर it is a strict disciplinarian। क्यों जो शिक्षा है वह आपका बहुत कन्फ्लिक्शन, बहुत मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है? ऐसा क्यों है? ऐसा कहीं कहीं आपने चीज़ों की एक चीज़ देखा होगा, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपकी जो स्टडी होती है, आपके और स्कॉलर्स होते हैं उनकी स्टडी कुछ और होती है, उन्हीं स्कॉलर्स के प्रति कुछ और स्कॉलर्स आते हैं उनकी स्टडी कुछ और होती है। आपने चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ स्कॉलर्स की स्टडी कुछ और होती है, कुछ स्कॉलर्स की स्टडी कुछ और होती है। वो क्या है, कहीं ना कहीं जैसे आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं उनकी हर एक की स्टडी अपनी अपनी है, ठीक है? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम दैट आर नॉट अमेनेबल टू द रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि जिसने स्टडी दी है उसके प्रति कोई एक अच्छी बहुत बड़ी आपके पास वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई है जिससे हम प्रूफ कर सकें।
तो जब वो वैज्ञानिक जांच की वजह से वो प्रूफ ही नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ न कुछ मिसकंसेप्शंस उस चीज के अंदर, उस टॉपिक के अंदर होगी ही होगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? कि आप कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए वो टॉपिक किसी ने एक्सप्लेन किया, एक्स पर्सन ने, उसी टॉपिक को किसी वाई पर्सन ने एक्सप्लेन किया। इसका जो एक्सप्लेन करने का जो मतलब था वो कुछ और था, इसका जो एक्सप्लेन करने का मतलब था कुछ और था। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन सही कैसे हो सकते हैं? या किसी के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए किसी के बारे में बता रहे हैं, कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत पुराना पत्थर है। एक लोग कह रहे हैं कि ये 10 साल पुराना है, सॉरी एक लोग कह रहा है कोई 100 साल पुराना है, और एक वाई कह रहा है ये 500 साल पुराना है। तो ये इसका अगर साइंटिफिक रीजन अगर दे दिया जाए तब तो हम कह सकते हैं भाई ये सही है गलत है। बट अगर जिसका साइंस गलत सही रीजन ही नहीं दे पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पा रहा है, तो हम वो तो जिंदगी भर के लिए कन्फ्लिक्शन और मिसकंसेप्शन रहता है कि 100 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है। तो ये भरा हुआ है एजुकेशन इस चीज से, सच में भरा हुआ है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप लोग, आई होप सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31st। In the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students assignments, aptitude, attention, abilities। एक पाठ योजना के प्रस्तावना भाग में एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों की असाइनमेंट की योग्यता पर ध्यान और क्षमताओं पर होता है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा आप सभी बच्चों का? देखो लैक ऑफ नॉलेज, देखो आपको मैं बताता हूँ एक चीज और, लैक ऑफ नॉलेज के बिहाफ पे तो हम वही तो क्या कह रहे हैं। देखो अब अगर ऐसे मानोगे तो हम किसी को अगर लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम उसकी चीजों को ही नहीं लेंगे भाई, समझेंगे नहीं। अगर ऐसे मानोगे तो फिर हो सकता है दोनों ही एक्स पर्सन वाई पर्सन दोनों को ही लैक ऑफ नॉलेज हो, है कि नहीं है? ये कहिए कि उसके, देखो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हो रही है ना। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज तो तब कहेंगे ना जब हम साइंटिफिक रीजन कुछ प्रूव कर पाएंगे। जब प्रूव ही हम खुद नहीं प्रूव कर पा रहे, हम अपने आप को खुद सही नहीं बता पा रहे, तो दूसरे को गलत कैसे बता सकते हैं? आप बताइए ना। जब मैं कोई चीज अपने आप अपनी बात में सही नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसकी बात और इसकी बात कैसे मैं गलत बता दूंगा भाई? तब तो मुझे या तो उनकी बात पे भरोसा करूँ या तो इनकी बात पे करूँ। कन्फ्लिक्शन मिसकंसेप्शन दोनों के बीच में है। समझ पा रहे हैं? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अटेंशन। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लेसन प्लान अ टीचर एम्स टू गेट स्टूडेंट्स अटेंशन। स्टूडेंट्स की एक अटेंशन होना बहुत जरूरी है। एक पाठ योजना के प्रस्तावना भाग में एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों की ध्यान बटोरना बहुत जरूरी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार दिया होगा इस क्लास को, और दिया ही है ऑब्वियसली। ठीक है, आप लोगों को क्लास बहुत पसंद भी आई होगी, और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप लोग सारे क्लासेस देखते होंगे। ठीक है, तो ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें आप सभी बच्चों को। हम लोग फिर से, मैं एक नई सी क्लास में आप लोगों को मिलूंगा, और जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों को मैं करवा रहूँगा। साथियों कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, या आप समझे जब भी मतलब आप लोगों को होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने मतलब डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई होप मैं आप सभी बच्चों के हर एक डाउट को, हर एक पॉइंट्स को क्लियर कर दूँगा। अब आप लोग भी जाके एकदम मस्ती कीजिए सब लोग। काफ़ी लंबी क्लास चली है आप लोगों की, तो आप लोगों को पसंद आया होगा क्लास, इस चीज़ की मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूँ। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अभी 101 कोड ज़रूर अप्लाई करें किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए। चाहे आप नेट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, एनटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के लिए ले रहे हैं। और एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे के जाएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी होगी। तो आप लोग ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे। और साथ ही आप लोग अभी 101 कोड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके किसी भी कैटेगरी के लिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, 10% ऑफ इंस्टेंट आपको मिल जाएगा साथियों। और आपको अभी ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 2 मंथ का बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? एक बार फिर से बता दूं मैं आप लोगों को साथियों, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ बिल्कुल मतलब फ्री मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। किस कोड पे अप्लाई करने पे? अभी 101, जिस इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं।
जी बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होती हैं, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे, अच्छा आप लोगों को ये डाउट होता है, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं आप लोगों की। और आप लोगों को जो भी टेलीग्राम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग जाके। और किसी प्रकार का कोई इशू है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? डायरेक्टली टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन वहाँ मिलती रहती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। स्पेशल क्लासेस भी मेरी होती हैं, ठीक है? आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें जरूर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और लाइक या शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू सो मच।